डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में। जीएस जर्नी में हम आपके बीच उपस्थित होते हैं 10 करंट अफेयर्स के सवालों के साथ प्रत्येक दिन, जो सवाल विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले कि हम आज का पहला सवाल आपके लिए लेकर के आए, आपके लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। अभी हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस की स्थिति को मनाया गया है। हाल ही में, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस की स्थिति को मनाया गया है। और अब आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किन दो शहीद शांति सैनिकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? सबसे पहले हम यह जानते हैं डैग हमरशोल्ड कौन। डैग हमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महानिदेशक थे, महासचिव रह चुके थे, है ना। यानी डैग हमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। उनके सम्मान में हमरशोल्ड मेडल दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही दिया जाता है। और उनको दिया जाता है जो शांति स्थापना के प्रयास में, विश्व के किसी क्षेत्र में जो शांति सैन्य अभियान होता है उसमें काम करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है। आपको बता रहे हैं भारत के दो सम्मानित होने वाले इस पुरस्कार से सैनिक कौन? सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह और लांस नायक करम सिंह, नायक राजेश कुमार और सिपाही अमित सिंह, मेजर राधिका सेन और कैप्टन शशिकांत, और लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। यह सौभाग्य यानी 2026 में डैग हमरशोल्ड मेडल पाने वाले भारत के दो महान बलिदानी, जिनके बलिदान पर समूचे देश को गर्व है, आप हैं लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सिंह सुजीत कुमार। जहां तक सवाल लांस हवलदार हरभजन सिंह का है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। यानी इनका था कांगो गणराज्य में जो MONUSCO था, उसमें इन्होंने अपनी सेवा दी थी। वहीं सुजीत प्रधान दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे। यानी दक्षिणी सूडान में इन्होंने अपनी सेवा दी और कांगो गणराज्य में सेवा दिया लांस हवलदार हरभजन सिंह ने। यूएनओ महासचिव वर्तमान में है एंटोनियो गुतारेश। एंटोनियो गुतारेश वर्तमान में महासचिव है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इनके ही वहाँ एक महासचिव थे डैग हमरशोल्ड, जिनकी स्मृति में डैग हमरशोल्ड मेडल दिया जाता है। दूसरा सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बशीर बद्र साहब का मूल नाम क्या था? बशीर अहमद खान, मोहम्मद बशीर अंसारी, सैयद बदरुद्दीन हसन, सैयद मोहम्मद बशीर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र साहब का वास्तविक नाम था सैयद मोहम्मद बशीर। 91 वर्ष की आयु में इन्होंने दम तोड़ा और इस प्रकार से उर्दू जगत का एक चमकता हुआ, यानी शायर मतलब कह सकते हैं जो सितारा था, वह सदा सदा के लिए बुझ गया है। इनका जन्म 15 फरवरी 1935 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु अभी 28 मई 2026 को हुआ है। महान शायर बशीर बद्र साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 मिला और वहीं इसी साल उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तीसरा सवाल है, आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अधिशेष के संदर्भ में आकस्मिक जोखिम बफर का न्यूनतम स्तर क्या बनाए रखना अनिवार्य है? यानी आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निर्देश के तहत अधिशेष के संदर्भ में आकस्मिक जोखिम बफर का न्यूनतम स्तर क्या बनाए रखना अनिवार्य? 7.5%, 5.5%, 8.5% और 9.5%। सही आंसर है 5.5%। देखिए, विमल जलान समिति ने इस संदर्भ में जो निर्देश दिया उसके अनुसार आकस्मिक जोखिम बफर जो है वह यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, 5.5% से 6.5% होना चाहिए। यह न्यूनतम होना चाहिए और ये अधिकतम होना
चाहिए, यानी 5.5% से 6.5% के बीच में होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विश्व के किसी भी क्षेत्र में जो सैन्य अभियान शांति स्थापित करने के लिए होता है, जहां किसी प्रकार की ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि अराजकता का वातावरण हो, तो वहां जो शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो सैन्य अभियान होता है, उसमें सर्वाधिक सैनिक किस देश के होते हैं, या उस श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा? और सही आंसर है चौथा। गौरतलब हो, पहले स्थान पर नेपाल है, दूसरे स्थान पर रवांडा है और तीसरा स्थान पर बांग्लादेश है। और चौथा स्थान भारत का है। सिक्किम पुलिस को दिया गया प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्राप्त करने वाला वह भारत के पूर्वोत्तर का एक प्रमुख राज्य बन गया। सिक्किम को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? गौरतलब हो, क्यों अभी सिक्किम चर्चा में रहा है? क्योंकि सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्राप्त हुआ है। और सिक्किम पूर्ण, क्वेश्चन है, सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था? वर्ष 1975, 2000, 1947, 2014? और सही आंसर है 1975 ईस्वी को भारत के 22वें राज्य के रूप में, 22वां राज्य के रूप में यह भारत संघ का अंग बना था। और भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 1974 ईस्वी से पूर्व तक सिक्किम भारत का संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत गणराज्य में शामिल कर लिया। भारत गणराज्य में शामिल किया गया, यानी तब वो संरक्षित क्षेत्र नहीं बल्कि भारत गणराज्य में सम्मिलित हो गया। राज्य नहीं बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा अगले वर्ष प्राप्त हुआ। इसके लिए 34वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर इसे भारत संघ में शामिल कर लिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयास से यह संभव हो पाया था और उसके अगले ही वर्ष इसको 22वां राज्य की श्रेणी में डाल दिया गया है। 28 मई 2026 को सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का। हाल ही में LIC से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। सीमा क्षेत्र के नियामक के रूप में भारत में कौन सी संस्था का, यानी कौन सी संस्था यह तय कर दी है कि कितने सीमा तक आप कहीं किसी क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं या कितनी सीमा तक आपकी हिस्सेदारी होगी? PFDRA, RBI, SEBI और IRDAI। और सही आंसर है इसका IRDAI। IRDAI के द्वारा नियामक के रूप में भारत में, यानी नियामक के रूप में कार्य करने वाली संस्था है। इसी के द्वारा तय होता है कि कितनी हिस्सेदारी आपकी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। वित्तीय हिस्सेदारी को तय करता है। एक नजर डालते हैं IRDAI पर। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका मुख्यालय तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। जहां तक सवाल सेबी का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, 1998 में स्थापित हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है, आप जानते ही होंगे। अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भी मुंबई है। और PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली में मुख्यालय है, 2003 में स्थापित हुआ है। अभी जो यह दिया गया है, सेंट्रल बैंक ने जो अपनी हिस्सेदारी LIC में बढ़ाई है, वो पहले 3.6% था, जिसको बढ़ा करके अब 6.06% कर दिया है।
इसरो द्वारा चंद्रमा पर खोजी गई सतह के नीचे की बर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बहुत ही बेहतर फायदे दिख रहे हैं, खास करके जो अंतरिक्ष अभियान में जो जाते हैं उनके लिए। जो सतह के नीचे की बर्फ भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? पहला विकल्प है चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाएगा। दूसरा है अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के उत्पादन में काम आ सकता है। इससे चंद्रमा का तापमान अचानक बहुत कम हो जाएगा। इससे चंद्रमा पर खेती करना तुरंत संभव हो जाएगा। और सही आंसर है इसका, या अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के उत्पादन में काम आ सकता है। देखिए, बर्फ H2 इसको किस रूप में, पानी के रूप में भी लेगा, यानी बर्फ है, जल के रूप में भी देगा, और इसके साथ साथ इसको तोड़ करके, यानी इसका विच्छेदन से श्वास के लिए, यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन। देखिए कितने कितने इसकी संभावनाएं, यानी वैज्ञानिक किस किस चीज पर काम करते हैं। यानी उसको पर पानी, अंतरिक्ष यात्रियों को पानी भी मिल जाएगा, इसके अलावा उसको विच्छेदित कर करके वहां पर जो इंटरनेशनल स्टेशन सब बनेंगे तो रॉकेट को भी एक ईंधन मिल जाएगा, और सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन किट अगर समाप्त हो जाए तो उसको फिर धरती पर से भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे चंद्रमा पर ही प्राप्त कर लिया जाएगा। इस तरीके से यह जो खोजी गई सतह के नीचे की जो बर्फ है काफी महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 83, 8वां नंबर क्वेश्चन, NH-83 परियोजना जिसके तहत तिरुवरूर बाईपास को मंजूरी मिली है, किन महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक या औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ती है? कोयम्बटूर और नागपट्टिनम, चेन्नई और कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली और पुदुचेरी, बेंगलुरु और मदुरई। और यह जोड़ती है कोयम्बटूर और नागपट्टिनम। कोयम्बटूर और नागपट्टिनम को 83 परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के तिरुवरूर बाईपास को मंजूरी अभी मिली है। बाईपास प्रायः जब किसी पर बोझ यातायात का बढ़ जाता है किसी विशेष सड़क पर, तो उसके बोझ को हल्का करने के लिए उसके पैरेलल, उसके करीब से जो रास्ता निकाला जाता है उसको हम लोग बाईपास कहते हैं। और यह जो 83 NH-83 का जो बाईपास निकाला जा रहा है वो कोयम्बटूर और नागपट्टिनम को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। आज का 9वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 भारत को कौन सा स्थान मिला? 150वां, 157वां, 142वां और 165वां। यानी आपको बताना है कि विश्व प्रेस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। गौरतलब हो 157वां स्थान मिला है। वही वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो भारत इसमें 151वां स्थान पर था, अर्थात कि इसमें गिरावट आई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता किस बदहाली स्थिति में। हालांकि कुछ मायनों में देखा जाए तो बहुत ही इसे कह सकते हैं कि यह काफ़ी स्वतंत्र है। आप अगर सोशल मीडिया के अनुसार देखें तो आप पाएंगे कि बहुत स्वतंत्र है, और दूसरी तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके आधार से देखें, जो स्टैंडर्ड मीडिया है उसकी बात अगर किया जाए तो उनकी जो स्वतंत्रता है उस तरीके की नहीं है। खैर, बहुत मायनों में यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है और लगातार 10 वर्षों से नॉर्वे शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नीदरलैंड है और एस्टोनिया है। और गौरतलब हो कि अभी आपने सुना होगा कि एक जो विश्व के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर बैठा देश है, उसी के पत्रकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रश्न पूछे जाने को लेकर के जो चर्चा रही वो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। चलिए अगला सवाल है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-26 देशों में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को मापता है? 91वां, 85वां, 93वां और 86वां। और सही आंसर है इसका कि इसमें भारत 91 स्थान पर आया है। गौरतलब हो कि इसमें इससे पूर्व का जो था उसमें भारत का स्थान 96वां था। तो इस तरीके से इसमें भारत ने सुधार किया है और
5 पायदान ऊपर चढ़ करके 91 स्थान पर आ गया है। वही डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला है और सिंगापुर को तीसरा स्थान मिला है। अर्थात भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क, इससे यह पता चलता है डेनमार्क शीर्ष पर है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहाँ भ्रष्टाचार कम है। इसमें ध्यान में रखना है कि जिन देशों में भ्रष्टाचार यानी जिन भ्रष्टाचार कम है उनकी रेटिंग ऊपर रहती है। अब रेटिंग का आधार कुछ न कुछ मानक होता है, उसके आधार पर उनको रेटिंग पॉइंट मिलते हैं और सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट लेकर के डेनमार्क शीर्ष पर बना है, फिनलैंड को दूसरा स्थान है, सिंगापुर को तीसरा स्थान। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।